हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास। तो अभी हम पहले करेंगे यहाँ पे शब्दावली। उससे पहले एक छात्र ने पूछा है कि मैम मैंने एसएससी जीडी और शब्दावली दोनों बुक ऑर्डर की हैं, तो मुझे दोनों बुक करनी चाहिए या एक। देखो, अगर आप केवल एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी जीडी की बुक में मैंने आपको शब्दावली भी साथ में दी है, ठीक है, तो आपके लिए अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप ये कह रहे हो कि नहीं मैम, हम और भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं इसके साथ साथ, तो फिर आपके लिए दोनों ही ठीक हैं, क्योंकि शब्दावली जो बुक है उसमें एसएससी जीडी से कुछ एक्स्ट्रा भी शब्द दिए हुए हैं। यानी एसएससी जीडी में जो आपको वोकैबुलरी दी गई है, जो शब्दावली दी गई है, उससे ज़्यादा ही है आपकी शब्दावली बुक में, ठीक है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार उसे देख सकते हैं। आज हम लोग करेंगे कारक चिन्ह, लेकिन उससे पहले आज मैं आप लोगों को यहाँ पे कराती हूँ पर्यायवाची शब्द, और पर्यायवाची शब्द आप कैसे याद करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्यायवाची होता क्या है। तो यहाँ पे हमारे सामने दिया है कि जब कोई शब्द किसी दूसरे शब्द के स्थान पर प्रयोग किया जाए और उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो तो उसी को हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी और पर्यायवाची दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे कोई समानार्थी कहे या पर्यायवाची कहे तो दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ पे हम देखते हैं कि पर्यायवाची है क्या। तो पर्यायवाची आपके वही शब्द होते हैं जो बदले में प्रयोग होते हैं, ठीक, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो इसी में आज हम अभ्यास सेट 1 करेंगे पर्यायवाची में अपना। तो पहला सेट हम लेते हैं। पहले सेट में हमारे सामने पहला शब्द दिया हुआ है पानी। तो ध्यान दीजिएगा कि पर्यायवाची आपको याद करने हैं। अब पर्यायवाची एक तरह से सारे के सारे शब्द हैं, शब्दावली है, वोकैबुलरी जैसी है। तो जिस प्रकार से आप अंग्रेजी भाषा के शब्दों को, वोकैबुलरी को याद करते हैं, उसी प्रकार से हिंदी की शब्दावली भी आपको याद करनी पड़ती है, यानी हम कह सकते हैं रटना पड़ता है। पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा तरीका आपको बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा तरीका, जिससे आप उसकी मदद से याद रख सकते हैं, ठीक है। मैम हिंदी व्याकरण और हमारा मराठी भाषा व्याकरण सेम है। हाँ, हो सकता है, मैं नहीं जानती मराठी व्याकरण के बारे में, लेकिन आपने पढ़ा होगा तो आपको महसूस होता होगा कि हाँ दोनों एक जैसे हैं। अब देखो, शब्द है यहाँ पे हमारा पानी। तो पानी का पर्यायवाची क्या होगा? अम्बु, जल। अब मेरे साथ आप दोहरा सकते हो इन शब्दों को, ठीक है, जैसे मैं पढ़ रही हूँ। अम्बु, जल, नीर, पयो, वारी, तोय, अप, पाथ, अम्भ, आब, उदक, जीवन, सलिल। तो ये पानी के पर्यायवाची हैं। हमने ये पानी के पर्यायवाची देखे। अब पानी के पर्यायवाची की मदद से हम याद कर सकते हैं बादल के पर्यायवाची को भी। तो बादल के पर्यायवाची को कैसे याद कर सकते हैं? तो बादल के पर्यायवाची को याद करने के लिए हम पानी के पर्यायवाची में यदि द लगा दें या धर लगा दें तो वो बादल का पर्यायवाची बन जाता है, क्योंकि द और धर का मतलब होता है को धारण करने वाला। जो पानी को धारण करने वाला है वो क्या हो गया? बादल। तो देखो, यहाँ पे अम्बु था तो अम्बुद कर दिया, तो अम्बुद किसका पर्यायवाची हो गया? बादल का। जलद, नीरद, पयोद, वारिद, तोयद, अम्बुधर, धाराधर, जलधर, वारीधर। तो ये सारे शब्द हमारे किसकी मदद से बन गए? पानी की मदद से। अब कुछ शब्द और हैं बादल के जो अलग से आते हैं, जो आपको अपने आप याद करने होंगे। कौन कौन सा? मेघ माने बादल, अभ्र माने बादल, घन माने बादल, जीमूत बादल को कहते हैं, और पर्जन्य बादल को कहते हैं। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, याद रख लीजिए, परीक्षा में आए हुए शब्द हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नोट भी लिख दिया गया है, लिख कर दिया है कि प्राय पानी के पर्यायवाची में द और धर जोड़ दे तो बादल का पर्यायवाची बन जाता है। तो आपकी याद के लिए अब पानी के ही पर्यायवाची से हम याद कर सकते हैं कमल का पर्यायवाची। अब कमल का पर्यायवाची कैसे? कि पानी के पर्यायवाची में अगर हमने ज जोड़ दिया तो कमल का पर्यायवाची बन जाता है। ज का अर्थ आ जाता है संस्कृत में
में जन्मा या से जन्मा, जो पानी से जन्मा हो या जो पानी में जन्मा हो तो उसी को हमने कमल कह दिया। तो यहाँ पे शब्द दिया है हमारा अंबुज, जलज, नीरज, पयोज, वारिज, तोयज, अब्ज, पंकज। अब ये हमने यहाँ पर देखा, हम इन शब्दों को देखें तो जो अभी तक पढ़े सारे महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए, तो ये पानी से हो गए। अब इसके अलावा और भी हमारे शब्द हैं जो हमें अब स्वतंत्र रूप से याद रखने होते हैं, जैसे अरविंद, अरविंद, इंदिवर, ये हमारे पानी के जो कमल के पर्यायवाची रहेंगे। उत्पल, ताम्रस, नलिनी, पुष्कर, राजीव, सतपत्र, सरसिज, सरोज, सरोरुह, ये हमारे शब्द जो हैं ये किसके आते हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो कमल के पर्यायवाची अब कुछ पानी से बनते हैं, कुछ अलग से हमें याद करने होते हैं। तो लिखा हुआ है कि पानी के पर्यायवाची कुछ उनमें ज जोड़कर हम मतलब पानी के पर्यायवाची में ज जोड़कर हम कमल के पर्यायवाची भी बना सकते हैं। तो इस तरह से ये जो कमल के पर्यायवाची हमने देखे यहाँ पर, तो इनमें हमने कुछ पानी के पर्यायवाची से बनाए और कुछ स्वतंत्र पर्यायवाची हैं। अब इसी तरह से हमने यहाँ पे समुद्र के पर्यायवाची बनाए। समुद्र के पर्यायवाची भी हम बना देते हैं पानी की मदद से। वो कैसे? पानी में हमने धी और निधि शब्द को जोड़ दिया तो पानी से समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। इस धी या निधि का अर्थ होता है का भंडार। तो जो पानी का भंडार है वो क्या हो गया? समुद्र हो गया। तो जैसे अम्बुधि, तो अम्बुधि हो गया पानी का भंडार यानी समुद्र हो गया। जलधि, नीरधि, पयोधि, वारिधि, तोयधि, ये हमारे क्या हो गए? पानी के पर्यायवाची से समुद्र के पर्यायवाची बने। क्षीर निधि, जल निधि, पयोनिधि, रत्नाकर। अब यहाँ तक तो हमने देखे जो पानी की मदद से हमने बना दिए। अब दिया है रत्नाकर। रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची होता है यानी रत्नों को बनाने वाला, कर माने करने वाला, जो रत्नों को बनाने वाला है। वर्णालय, वर्णालय हो गया वरुण के रहने का स्थान, और वरुण कौन है? जल देवता है। तो स्वाभाविक सी बात है जल देवता कहाँ रहेंगे? समुद्र में रहेंगे। ठीक है। मकरालय, मकर का स्थान यानी मकर माने मछली, मछलियों का स्थान कहाँ है? समुद्र में है, तो मकरालय कह देते हैं। नदीस, नदियों का ईस, नदियों का स्वामी, तो नदियों का स्वामी सागर कहलाएगा नदीस। इसी तरह से सागर, सिंधु, ये समुद्र के पर्यायवाची हो गए। ठीक है, तो नीचे दिया भी है कि पानी के पर्यायवाची में हम निधि या धी जोड़ देते हैं तो समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। तो नोट भी आपको लिख कर दिया है, तो आप इसे समझ सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये बात समझ में आई। फिर देखो आगे आता है अगला पॉइंट है, अगला शब्द है हमारा आँख। आँख का पर्यायवाची हम देखेंगे अक्ष, अक्षी, चक्षु, चश्म, दीदा, दृग, दृगेंद्रिय, नयन, नेत्र, नैना, लोचन। तो ये सब हमारे क्या हो गए? आँख के पर्यायवाची हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब ये जो सीट मैंने आपको दी है, तो आप ये सीट लेना चाहते हैं तो आप कैसे इस सीट को ले सकते हैं? कहाँ पे, यानी ये जो PDF है आपकी ये कहाँ मिल जाएगी? तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, और भी मैं समझा देती हूँ कि इसे लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप अपने एप्लीकेशन पे तो देखते ही हैं। ठीक है, एप्लीकेशन में तो जो एप्लीकेशन में आप जाते हैं तो वहाँ पे यहाँ आके आप लाइव क्लास देखते हैं। ठीक है, इसी के नीचे आपकी सभी कक्षाएं और सभी PDF दिए हुए हैं, तो इसी में आप जाइए। यहाँ पे आप जाएंगे, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का ऑप्शन खुलेगा। इस ऑप्शन में आपका जो ये नोट है आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ पे ही आपको ये पर्यायवाची दिए हैं, वर्तनी शुद्धि दी है अभी तक। ठीक है, बाकी आपकी हर दिन की क्लास यहाँ पे आ जाती है, तो यहीं से आपको ये डाउनलोड करने हैं। तो जो शब्दावली वाला हिस्सा है वो आपको शब्दावली के नाम से मिल जाएगा। ठीक है, वो बाकी आपकी क्लास के नाम से हैं। तो अभी तो 2 ही दिए हैं यहाँ पर, वर्तनी और पर्यायवाची, तो बाकी और जो शब्दावली हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलो ठीक है।
पर मैम हिंदी समझने में कठिनाई होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मैम पर्यायवाची याद नहीं हो पाता। देखो बार बार अगर आप याद करोगे तो याद होगा, ठीक है। मैम फर्स्ट क्लास है आज, चालू कर दो लाइव मेरी। अब बेटा अगर आप ये क्लास देख पा रहे हैं तो आपकी लाइव चालू हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। ठीक है, चलो तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगा जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, और क्लास के मिल जाते हैं। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं, और जो महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा है वो क्या है, सामान्य हिंदी में हम आज पढ़ने वाले हैं कारक एवं कारक चिन्ह। ठीक है, कारक एवं कारक चिन्ह क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आज हम इसे पढ़ने वाले हैं कारक और कारक चिन्ह। इसके और भी अन्य नाम होते हैं, कौन कौन से होते हैं तो देखेंगे। क्या होता है कारक चिन्ह, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे सामने दिया हुआ है, जो शब्द किसी शब्द से क्रिया का संबंध बताए। ठीक है, जो कोई शब्द किसी शब्द से क्रिया का संबंध बताए वह कारक चिन्ह या परसर्ग या विभक्ति कहलाता है। यानी हम उसे या तो कारक चिन्ह कहते हैं, या परसर्ग कहते हैं, या विभक्ति कहते हैं। कौन, जो शब्द क्रिया से संबंध बताता है, ठीक है, उसे हम कारक चिन्ह कहते हैं। अब इसे समझ लो, जैसे यहाँ पे आपके सामने एक वाक्य दिया है, मैंने यह वाक्य दे दिया। अब हम समझ लेते हैं कि क्या कारक होता है और क्या कारक चिन्ह होता है। तो जैसे ये वाक्य दिया कि श्री कृष्ण ने सत्य की रक्षा के लिए दुष्टों का नाश किया, तो इस वाक्य में जो क्रिया है वो क्या है, नाश करना। ये क्या है, ये एक क्रिया है। ठीक है, इससे संबंध बताया जा रहा है कि किसने नाश किया, तो कृष्ण ने नाश किया। तो कृष्ण ने, तो कृष्ण को बताने, यानी कृष्ण का संबंध क्रिया से बताने वाला ये ने है। ठीक है, अब ये जो ने है यही क्या कहलाएगा, हमारा कारक चिन्ह कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, कारक चिन्ह, यही है हमारा कारक चिन्ह। अब इस कारक से पहले ये जो शब्द है कृष्ण, इसको हम कहेंगे कारक। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, कारक शब्द, ये कारक शब्द है। अब ये जो कारक चिन्ह है इसी को हम क्या कहते हैं, परसर्ग कहते हैं, या हम इसको विभक्ति कहते हैं। ठीक है, दो नामों से, तीन नामों से अलग अलग जानते हैं हम इसको, या तो विभक्ति कहते हैं, परसर्ग कहते हैं, या कारक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से अब हम देखेंगे कि यहाँ पे ये जो की है, ये के लिए, ये और जो का है, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ये कारक चिन्ह है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, कारक चिन्ह। और इन्हीं के साथ जो हमारा ये सत्य, रक्षा और दुष्टों, जो ये यहाँ पे हमारे आ गए, और ये जो हमारा कृष्ण शब्द, ठीक है, तो ये सब के सब हमारे क्या कहलाएंगे, ये कारक शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कारक कहलाएंगे, कारक शब्द। और इन्हीं से क्रिया का संबंध बताया जा रहा है। तो बात समझ में आ गई। तो ये हमारे कारक चिन्ह होते हैं, यानी ने, की, के लिए, का, ये सब हमारे कारक चिन्ह हैं। और इनके आगे लगने वाला जो शब्द है वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा कारक कहलाएगा। बात समझ में आ गई आपने। आगे देखो, अगला पॉइंट आपका दिया है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि हमारे कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो हम बात करते हैं तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है, हिंदी के अंदर। कौन कौन से हैं यहाँ पे हमारे सामने दिया है। सबसे पहले कर्ता कारक, ठीक है, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अब इसमें एक चीज और समझ लीजिए आप यहाँ पर कि जो ये सारणी आपको दी है कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से साधन या माध्यम, संप्रदान के लिए को अपादान से अलग होना, या संबंध का की के अधिकरण में पर, और संबोधन है अरे अजी, ये आपको इस तरह से करके याद कर लेना है। अगर आप इसको इस तरह से याद कर लेते हैं तो कारक चिन्ह आपको पहचानना जानना आसान हो जाता है।
ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। अब इसमें आपको ये समझना है कि ये सब तो आपके क्या हैं, कारक हैं, और यहाँ पर जो आपने विभक्ति लिखी, आप इसे विभक्ति कहें या कारक चिन्ह कहें या परसर्ग कहें, तो ये आपके आ गए कारक चिन्ह। ठीक है, अब इनको आपको याद रखना है। अब इसमें एक चीज है, शून्य लिखा हुआ है ये दो, तो इस शून्य का मतलब क्या होगा, आपके दिमाग में चल रहा होगा शून्य का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको शून्य का मतलब बता देती हूँ कि शून्य का मतलब क्या होगा। जैसे मान लो वाक्य दिया है, अगर हमने यहाँ पे एक वाक्य लिखा, हमने कहा अजय किताब पढ़ता है, अजय किताब पढ़ता है, अजय किताब पढ़ता है। ठीक है, यहीं पे हम दूसरा वाक्य लिख रहे हैं, अजय ने किताब पढ़ी, अजय ने किताब पढ़ी। ठीक है, अब इन दोनों वाक्यों में अलग क्या है उसे समझना है। इस अजय शब्द के बाद यहाँ कोई कारक चिन्ह नहीं है और इस किताब शब्द के बाद यहाँ कोई कारक चिन्ह नहीं है, लेकिन इस वाक्य में अजय के बाद यहाँ ये ने कारक चिन्ह आ गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कर्ता कारक चिन्ह। ठीक है, क्या कहलाएगा, कर्ता कारक चिन्ह, क्योंकि ये क्या है, हमारा ने है। ठीक है, क्या कहलाएगा, कर्ता कारक चिन्ह। लेकिन यहाँ जब कोई कारक चिन्ह नहीं आया तो ये हमारा शून्य कर्ता कारक चिन्ह कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शून्य कर्ता कारक चिन्ह। जब कोई कारक चिन्ह नहीं लगा होता तो वहां पे हम क्या कह देते हैं, उसे शून्य कर्ता कारक चिन्ह, अब जो भी है। ठीक है, जैसे अब यहाँ किताब, इसके बाद यहाँ कोई कारक चिन्ह नहीं आया तो यह क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा शून्य कर्म कारक चिन्ह, शून्य कर्म कारक चिन्ह। ठीक है, जब कोई कारक चिन्ह लगा होता है तो कारक चिन्ह आ जाता है, और जब कारक चिन्ह नहीं लगा होता है तो वो शून्य कर्म कारक चिन्ह या शून्य कर्ता कारक चिन्ह इस तरह से कहलाता है। तो बात समझ में आ गई आप लोगों को, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे, यानी जैसे हमारा दिया है कर्ता कारक, तो कर्ता कारक क्या होता है इसे हमें समझना है, तो एक एक करके हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने आ गया कर्ता कारक क्या होता है। ठीक है, कर्ता कारक हमें यहाँ पे बताना है कि कर्ता कारक हमारा क्या है। तो देखो परिभाषा को देखेंगे, परिभाषा कह रही है संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य में क्रिया करता है। ठीक है, जो वाक्य में क्रिया करता है, या हम कहें जो वाक्य में काम करता है। ठीक है, जो वाक्य में काम करता है वही क्या कहलाता है, कर्ता कारक कहलाता है। इसके साथ आने वाला चिन्ह कर्ता कारक चिन्ह कहलाता है और इसका कारक चिन्ह ने होता है। ठीक है, इसका कारक चिन्ह ने होता है, और कुछ इसके जो वाक्य जो वाच्य होते हैं उनमें इसका कारक चिन्ह जो है वो के द्वारा और से होता है। ठीक है, कर्म कारक में होता है, जो हमारा कर्म वाच्य होता है उसमें के द्वारा होता है, और जो भाववाच्य होता है उसमें से होता है। तो अभी तो हम पहले ने वाला ही पढ़ेंगे। तो अब कैसे होता है इसके लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। तो हमारे सामने उदाहरण है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे उदाहरण लिया कि वाक्य आ गया हमारा, वृक्ष ठंडी छाया देते हैं, वृक्ष ठंडी छाया, वृक्ष ठंडी छाया देते हैं। दूसरा वाक्य लिखो, जैसे हमने कहा राजा ने प्रजा के लिए, राजा ने प्रजा के लिए सड़क बनवाई, सड़क बनवाई। राजा ने प्रजा के लिए सड़क बनवाई। दूसरा वाक्य और लिखते हैं, जैसे हमने कहा बच्चे ने अपने सहपाठी
को पीटा। बच्चे ने अपने सहपाठी को पीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, हमारे सामने दिया है वाक्य कि वृक्ष ठंडी छाया देते हैं, राजा ने प्रजा के लिए सड़क बनवाई और दूसरा बच्चे ने अपने सहपाठी को पीटा। अब इन वाक्यों में हमें बताना है कि कर्ता कारक कहाँ है हमारा। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर कर्ता कारक कौन सा होगा, तो हम देखेंगे कर्ता कारक तो हमारा ने कारक होता है, तो ने कारक हमें जहाँ दिख रहा है तो वो कर्ता कारक हो जाएगा। तो इसमें हमने देखा ने दिया है, तो ने से पहले ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कर्ता कारक हो गया। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि ये हमारा कर्ता कारक है। अब इसी तरह से राजा ने, यहाँ पर ये ने आ गया, तो ये भी हमें पता चल गया कि ये हमारा क्या है, कर्ता कारक। लेकिन वृक्ष ठंडी छाया देते हैं, यहाँ पे हमें ने नहीं समझ में आ रहा, यहाँ पे क्या है, कोई कारक चिन्ह नहीं है, तो ये शून्य कारक चिन्ह कहलाएगा। लेकिन अगर हम कहें कि इसमें कारक कौन सा है, कर्ता कारक, तो कर्ता कारक हमारा वृक्ष हो जाएगा। तो ये हमें पता चल गया। तो ये हमें कैसे पता चला, तो हमें पता चला क्योंकि वाक्य में काम को करने वाला यही है। अगर हम ये कहें कि वृक्ष यानी ठंडी हवा, ठंडी छाया कौन देते हैं, तो उत्तर आएगा वृक्ष। ठीक है, अगर हमने ये कहा कि सड़क किसने बनवाई, तो उत्तर आएगा राजा ने बनवाई। अगर हम ये कहते हैं कि सहपाठी को किसने पीटा, तो बच्चे ने पीटा। ठीक है, तो जो उत्तर आ रहा है वही हमारा क्या है, कर्ता कारक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि क्रिया के साथ कौन और किसने से यदि हम प्रश्न करते हैं, ठीक है, यदि हम इनसे प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर प्राप्त होता है वो क्या होगा, वो कर्ता कारक होगा, वो हमारे लिए कर्ता कारक होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, एक तरीका तो ये कि हमने ऐसे समझ लिया ने कारक चिन्ह हमारे सामने आ गया। दूसरा तरीका ये कि अगर हमने क्रिया के साथ कौन और किसने से प्रश्न किया तो जो हमें उत्तर प्राप्त होगा वो कर्ता कारक के रूप में होगा। ठीक है, तो ये हमारा कर्ता कारक आ गया। अब हमारी परीक्षा में मान लो कारक चिन्ह के लिए पूछे कि इनमें से कारक चिन्ह कौन सा है, कर्ता कारक चिन्ह कौन सा है, तो या कर्ता कारक कौन सा है, तो आप आसानी से बता देंगे। ठीक है, अब अगला आता है हमारा दूसरा पॉइंट आता है कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है, यहाँ पर दिया है। तो कर्म कारक कह रहा है कि कर्म कारक वह है जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है, यानी जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है उसे हम कहते हैं कर्ता कारक। ठीक, उसे हम कहते हैं कर्म कारक। तो यानी काम का मतलब क्या है, क्रिया। ठीक है, काम का मतलब क्या है, क्रिया। तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कर्म कारक कहते हैं। अब यहाँ दिया है इसके साथ आने वाला जो चिन्ह है वो क्या कहलाएगा, वो कर्म कारक चिन्ह कहलाएगा। और इसका कारक चिन्ह क्या होता है, तो इसका कारक चिन्ह को होता है। ठीक है, को। तो हम इस तरह से भी पहचान सकते हैं कि जिसके साथ को लगा होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कर्म। लेकिन जिसके साथ जब को नहीं लगा हो, क्योंकि को तो जो हमारा कर्म है वो तो शून्य कारक भी हो जाता है। ठीक है, तो तब हम कैसे पहचानेंगे, तो उसके पहचानने के लिए दिया है कि इसकी पहचान के लिए आप ये कर सकते हैं कि क्रिया में आप क्या और किसको से प्रश्न करें, जो आपको उत्तर मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखेंगे हम, तो हमने यहाँ पे वाक्य लिया, हमने कहा जैसे वाक्य है कि माँ ने बालक को सुलाया। माँ ने बालक को सुलाया। ठीक है, एक ही वाक्य आ गया। दूसरा वाक्य हम लेंगे, जैसे हमने देखा दूसरा वाक्य, जया ने हिंदी की पुस्तक पढ़ी। जया ने हिंदी की पुस्तक पढ़ी। ठीक है,
तीसरा वाक्य हम लिख देंगे, जैसे हमने कहा किसान ने बैल को पानी पिलाया। ये वाक्य दिया है। अब देखो इसमें हम पहचान करेंगे कि इन तीनों वाक्यों में हमारा कर्म कारक कौन सा है। तो हम कैसे जानेंगे? या तो हम जान लें कि को कारक चिन्ह जहाँ लगा है उससे पहचान कर लें। तो पहला वाक्य जो है बालक को से पहले यहाँ बालक दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है। दूसरा वाक्य जया ने हिंदी की पुस्तक पढ़ी, तो इसमें को कारक नहीं आया, तो फिर हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? जिसमें को कारक आ गया तो हम उससे पहचान लेंगे। लेकिन अगर नहीं आया तो हम क्या करेंगे? तो हम क्रिया के साथ क्या और किसको से प्रश्न करके देख लेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि क्या पढ़ी, तो उत्तर मिलेगा पुस्तक पढ़ी। तो फिर इसका मतलब ये जो पुस्तक है ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा कर्म हो गया। ठीक है, तो ये कर्म आ गया। फिर किसान ने बैल को पानी पिलाया, तो यहाँ पर ये को है, इससे पहले बैल आ गया, तो बैल ये हमारा एक कर्म हो गया। लेकिन इसमें एक और कर्म आया है कि क्या पिलाया? पानी पिलाया। किसको पिलाया? बैल को पिलाया। तो ये दो कर्म हैं हमारे, एक कर्म यहाँ पे आ गया और दूसरा कर्म हमारा यहाँ पे आ गया। तो क्या एक वाक्य में एक से अधिक कर्म हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं, दो कर्म हमारे हो सकते हैं वाक्य के अंदर। तो इस तरह से हमें यहाँ पर ये पहचान हो गई कि जो हमारा कर्म कारक है वो हमारा इस तरह से आएगा। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है मैम, टेस्ट पेपर लाइव क्लास में ही लोग किया? नहीं बेटा, देखो लाइव क्लास में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे टेस्ट पेपर नहीं करवाऊंगी। टेस्ट पेपर मैंने आपको बताया है कि टेस्ट पेपर आपको इस तरह से मिल जाएगा। जो आपकी एप्लीकेशन दिया है, एप्लीकेशन में आपको पहले टेस्ट पेपर करने का मौका मिलेगा। ठीक है, और अगले दिन उसका एक्सप्लेनेशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। चलो, तो ये बात समझ में आई कर्म कारक। अब आगे दिया है हमारा तीसरा आ जाता है करण कारक। आज आप इसे आपको कंप्लीट करना है, तो ध्यान से समझिएगा। करण कारक हमारा क्या होता है? तो इसकी परिभाषा कहती है कि वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया होती है, ठीक है, साधन या माध्यम या कारण को बताने वाला ही क्या कहलाता है? करण कारक कहलाता है। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। अब इसके साथ आने वाला चिन्ह जो है वो करण कारक चिन्ह कहलाएगा, और इसका जो कारक चिन्ह होता है वो से या के द्वारा होता है। ठीक है, से या द्वारा, द्वारा का मतलब होता है के द्वारा का अर्थ लिए हुए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओके, के द्वारा और के माध्यम का अर्थ लिए हुए होता है, ये पूरा दिया हुआ है। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है? वो हमारा करण कारक होता है। तो जैसे हम वाक्य प्रयोग करेंगे, हम इसके लिए कुछ वाक्य देखेंगे। जैसे एक वाक्य हमने लिया, सबसे पहला वाक्य हम लेते हैं। हमने कहा दीपा ने, वाक्य लेते हैं, दीपा ने चाकू से फल काटा। ठीक है, दूसरा वाक्य, एक और वाक्य लेंगे। हमने कहा कि बच्चा मुख से सांस ले रहा था। बच्चा मुख से सांस ले रहा था। ठीक है, एक और वाक्य हम लेंगे। उसे तुम्हारी मदद से
लाभ प्राप्त हुआ, लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, अब ये 3 वाक्य हमने लिए यहाँ पर। वाक्य कह रहा है दीपा ने चाकू से फल काटा। दूसरा वाक्य कह रहा है बच्चा मुख से सांस ले रहा था। तीसरा वाक्य कह रहा है उसे तुम्हारी मदद से लाभ प्राप्त हुआ। अब इन 3 वाक्यों में से हमें यहाँ पे चुनना है कि हमारा करण कारक क्या है। अब देखो इस वाक्य में और भी बहुत सारे कारक हो सकते हैं, पर क्योंकि हम इस समय क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं करण कारक, तो हम केवल करण कारक पर ही फोकस करेंगे। तो पहला वाक्य है दीपा ने चाकू से फल काटा, इसमें करण कारक क्या है? तो हमें ऐसे भी समझ में आ जाएगा कि से दिया है, तो जहाँ पर से लगा है तो से पहले यही हमारा क्या हो गया, करण कारक हो गया। अब दूसरे वाक्य में भी बच्चा मुख से सांस ले रहा था, तो इसमें भी से है और से पहले जो आ गया ये हमारा क्या हो गया, करण कारक हो गया। और तीसरे में उसे तुम्हारी मदद से लाभ प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर से आ गया, दिया हुआ है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, करण कारक हो गया। ये तो बहुत आसान है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हमारे लिए तब आती है जब हमारी परीक्षा में ये वाक्य ऐसे देकर और ये हमसे पूछता है कि इसमें कौन सा कारक है, तब हम कैसे पहचानेंगे, तो उसको समझना। तो जैसे मान लो हमारा पहला वाक्य दिया है दीपा ने चाकू से फल काटा, और ये वाक्य हमें दिया जाए और कहा जाए कि चाकू से इसमें क्या है, करण कारक है या अपादान है, तो हम इसमें कैसे दिमाग लगाएंगे। तो हम देखेंगे कि चाकू से फल काटा है, तो जो फल काटा गया है यानी फल काटने का जो साधन है वो क्या है, तो उसका साधन क्या है, वो चाकू है। और अगर साधन की बात कर दी तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा। तो फल काटने का साधन तो चाकू है, तो इसीलिए चाकू के द्वारा उसने फल काटा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा। इसी तरह से बच्चा मुख से सांस ले रहा था, तो सांस लेने का कारण जो है यानी सांस लेने का जो माध्यम है, साधन है, वो क्या है, तो वो मुख है। यानी जो वो सांस ले रहा है वो किसके द्वारा ले रहा है, मुख के द्वारा ले रहा है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, करण आ जाएगा। यानी हमें पता चल गया कि ये हमारा क्या है, करण कारक है। उसी तरह से उसे तुम्हारी मदद से लाभ प्राप्त हुआ है, तो लाभ प्राप्त हुआ उसे, तो किस कारण से लाभ प्राप्त हुआ, तो उसका कारण पता चलता है कि तुम्हारी मदद, यानी तुमने मदद की इसलिए उसको लाभ प्राप्त हुआ, तो यानी मदद से, तो ये कारण को बोध करा रहा है, कारण को दिखा रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा करण कारक हो जाता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो इस तरह से हम इसको समझते हैं, यहाँ पे हमें इसमें ये बात समझ में आई। अब इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि मान लो अपादान और कारण में आपको कभी अंतर करने के लिए दिया जाएगा, तो आपको क्या करना होगा। चलो इस बात को तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम अपादान भी पढ़ लें, तब मैं दोनों में अंतर सिखाऊंगी आपको। ठीक है मैम, क्लास लेते हुए नींद आ जाती है, बीच बीच में मोटिवेट करते हुए चलिए। बेटा एक बात बताऊं आपको, नींद आ जाती है ना, इसका मतलब आपको ये ध्यान नहीं है कि मुझे पढ़ना है, मुझे जॉब लेनी है। नींद उसी को आती है जिसको ऐशो आराम की ज़िंदगी मिली हुई है। और रही बात मोटिवेशन की, तो मैं आपको या तो मोटिवेशन कर लूँगी या पढ़ा लूँगी। तो ऐसा नहीं है कि आप ही हैं, अगर आपको नींद आ रही है तो ये काम मेरा नहीं है आपको जगाने का, ये काम आपको खुद का है। एक उल्टे हाथ का थप्पड़ मारो खींच के अपने आप को, देखो नींद कैसे दूर जाती है। या ये काम, या फिर अपनी मम्मी जी से करा लो ये काम, अपनी मम्मी जी को बोल दो कि मम्मी जी मैं यहाँ बैठ के पढ़ रहा हूँ, और देखना अगर आपको लगे ना कि मैं सो रहा हूँ, तभी आके एक मारो मेरे, तमाचा खुल जाएगी आँख आपकी, नींद भी नहीं आएगी। और दूसरा तरीका है, आपको अगर नींद आ रही है तो खड़े होके पढ़ो, फिर आप अपने मोबाइल को कहीं ऊपर जगह पे रख लो, खड़े होके पढ़ो वहाँ पे। नींद, आपकी नींद को जगाने का काम मैंने लिया है, ये मेरा ठेका है? हद है यार, ये भी कोई मतलब होता है। पढ़ाई करो भाई बेटा, तुम अगर तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में है ना तो तुम आराम से कर सकते हो। अब तुम ये बोल रहे हो कि मैं आप लोगों का एंटरटेन करूं, मैं कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने मेरा बैच लिया है पैसे देकर, फ्री में नहीं आए हो आप मेरे पास, है ना।
अब आप लोगों को जो पैसा मुझे देना था वो तो मुझे मिल चुका है। अब ये तो मेरे ऊपर है, मैं आप लोगों को पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं। ठीक है, ऐसे भी टरका सकती हूँ, तो या फिर मैं आपको मनोरंजन करा सकती हूँ, हाँ मेरे गोलू, हाँ मेरे मोनू, हाँ मेरे सोनू, ये सब कह के मैं आपको नींद भी नहीं आएगी। लेकिन नींद तो आपको उस समय आ रही है ना जब मैं आपको गंभीरता से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो नींद आ रही है तो एक काम करो, ठंडी बाल्टी का पानी लो और उसमें ऐसे यूं मुंह डाल दो पूरा सिर, उसके बाद देखो निकल के कैसे नींद भागती है। समझ गए ना? तो इस तरह की चीज़ें मत करो ऐसे। अगर मैं कमेंट की तरफ आपका थोड़ा बहुत ये ध्यान देती हूँ कि चीज़ें पढ़ाई कर रहे हैं हम, पढ़ाई कर लो, है ना? तो ये नींद आपको आ रही होगी, बाकी लोगों को नहीं आ रही। आपको पता है आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिनको ना ये कहते हैं ना मरने जीने वाला टाइम होगा कि या तो जॉब प्राप्त करो या फिर मर जाओ, ये वाली चीज़ होगी। तो मैं उन छात्रों को ध्यान में रखते हुए ना सीरियसली पढ़ा रही हूँ, तो मेरा मजाक का बिल्कुल भी मूड नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसा लगता है जिनको भी नींद आ रही है आपके पास कई सारे काम, कई सारे तरीके। अपनी चुटिया में रस्सी बांध लो, नींद आएगी तो अपने आप ही आपके बाल खींचेंगे तो आपको पता चलेगा। आप अपना तरीका अपनाओ, है ना, मेरे से मत कहो। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है इसे समझना है। संप्रदान कारक होता है कि कर्ता जिसके लिए या जिस उद्देश्य के लिए क्रिया करता है, यानी जिस उद्देश्य के लिए संप्रदान मतलब कर्ता काम करता है, क्रिया करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, इसके साथ आने वाला जो चिन्ह होता है वो संप्रदान कारक चिन्ह कहलाता है, और इसका कारक चिन्ह के लिए होता है, कभी कभी को भी होता है। ठीक है, यदा कदा को होता है। तो जैसे हम उदाहरण लेते हैं, कुछ हम यहाँ पर लेंगे, उदाहरण लेंगे। तो लिखिए इसमें उदाहरण। जैसे हमने कहा अध्यापक ने छात्रों के लिए पुस्तक लिखी। अध्यापक ने छात्रों के लिए, अध्यापक ने छात्रों के लिए पुस्तक लिखी। दूसरा वाक्य लिखेंगे, मनुष्य पेट के लिए मनुष्य पेट के लिए कुछ भी कर सकता है। तीसरा वाक्य लिखो, सोनू ने दौड़ने को जूते पहने। ठीक है, तीनों वाक्य लिख लिए हमने। पहला वाक्य है हमारा, अध्यापक ने छात्रों के लिए पुस्तक लिखी। दूसरा, मनुष्य पेट के लिए कुछ भी कर सकता है। तीसरा, सोनू ने दौड़ने को जूते पहने। अब देखो ध्यान देना, संप्रदान कारक का जो कारक चिन्ह है वो क्या है? वो के लिए है या कभी कभी को आता है। ठीक है, तो जब ये के लिए आएगा तब तो ये बिल्कुल सरल है, इसमें फिर कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, क्योंकि एक ही आता है के लिए, जहाँ पे लिखा होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा संप्रदान हो जाएगा। इसी तरह से के लिए जहाँ लिखा है वो हमारा क्या हो जाएगा? उससे आगे वाला जो शब्द है वो संप्रदान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया। लेकिन कभी अगर को आ जाए जैसे सोनू ने दौड़ने को जूते पहने, तो आपके दिमाग में रहेगा कि जो ये दौड़ने को दिया है, क्या ये हमारा संप्रदान कारक है या कहीं हमारा कर्म कारक तो ना हो जाए। तो आप ध्यान रखिएगा, इस को के स्थान पर अगर आप के लिए लगाकर देखें, ठीक है, अपने मन में,
तो ये वाक्य बिल्कुल सटीक होगा। सोनू ने दौड़ने के लिए जूते पहने। अगर इस वाक्य का भाव बिल्कुल सही बनता है तो इस को का मतलब क्या है कि ये हमारा संप्रदान है। ये क्या है? हमारा संप्रदान है। तो इतना आपको पता चल जाएगा। अगर इसका भाव अटपटा हो जाए, उल्टा सीधा हो जाए, तो फिर इसका मतलब है कि वो हमारा कर्म है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये बहुत सरल है। ये किसको दिखाता है? उद्देश्य को दिखाता है। क्रिया जिस उद्देश्य के लिए हो रही है वही हमारा क्या है? संप्रदान है। मतलब अध्यापक ने छात्रों के लिए पुस्तक लिखी। जो लिखने का कार्य है वो किसके लिए किया है? उद्देश्य क्या है? छात्रों का उद्देश्य है, यानी छात्रों के लिए लिखी जा रही है। उस पुस्तक को कौन पढ़ने वाला है? छात्र पढ़ने वाले हैं। कि मनुष्य पेट के लिए कुछ भी कर सकता है। वो जो कुछ भी कर सकता है, ये जो क्रिया है, ये किसके लिए, क्या कारण है, मतलब क्या उद्देश्य है उसका? तो पेट के लिए वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो उसी तरह से जब उसने जूते पहने हैं तो जूते पहनने का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है उसका दौड़ना। तो क्योंकि वह दौड़ना चाहता है, दौड़ने के लिए कर रहा है, तो वही हमारा क्या आ गया? संप्रदान हो गया। ठीक है, ये बहुत सरल है। चलो आगे आते हैं। अगला आता है हमारा नंबर 5। नंबर 5 पॉइंट हमारा आ रहा है अपादान कारक। अपादान कारक हमारा क्या होता है? तो वाक्य में जिस स्थान या वस्तु से किसी व्यक्ति या वस्तु की पृथकता मतलब अलग होना, अगर अलग होने का बोध होता है अथवा तुलना का बोध होता है तो उसे अपादान कहते हैं। इसमें हम देखेंगे कि इसके साथ आने वाला जो चिन्ह है वो अपादान कारक चिन्ह कहलाता है और इसका कारक चिन्ह से होता है। तो यहाँ पर फिर से आ गया, यानी अभी थोड़ी देर पहले हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था करण कारक में से, और फिर यहाँ पर से आ गया। तो दोनों में अंतर कैसे करेंगे? तो पहले हम वाक्य लिखते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वाक्य लिखते हैं। हमारे सामने वाक्य आएगा, जैसे हमने लिखा कि गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है। दूसरा वाक्य हमारा आ जाता है यहाँ पे, जैसे हमने लिया, हमने कहा कि सीमा दीपा से लंबी है। सीमा दीपा से लंबी है। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं, वह अभी स्कूल से नहीं लौटा है। नहीं लौटा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वाक्य दिया हमारे सामने, गंगा हिमालय से निकलती है, सीमा दीपा से लंबी है, वह अभी स्कूल से नहीं लौटा है। अब इस वाक्य में यहाँ पर जो शब्द दिया है गंगा हिमालय से निकलती है, तो से आया, तो यहाँ पे जो हिमालय है ये हमारा क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। इसी तरह से सीमा दीपा से लंबी है, तो से आया, तो यहाँ पे दीपा से ये हमारा क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। और वह अभी स्कूल से नहीं लौटा है, तो यहाँ पर से आ गया, तो ये हमारा अपादान हो जाएगा। ठीक है, और एक और वाक्य इसमें हम लिखेंगे, एक वाक्य और लिखते हैं। तो जैसे हमने वाक्य लिखा कि वह सुबह से गणित पढ़ रहा है। वह सुबह से गणित पढ़ रहा है। वह सुबह से गणित पढ़ रहा है। अगर ये हमने लिखा तो देखो, इसी तरह से इसमें सुबह से आ गया, ये हमारा क्या हो गया?
अपादान हो गया। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे तो हमें पता ही है क्योंकि हम अपादान पढ़ रहे हैं, तो से जहाँ दिखेगा वहाँ अपादान लगा देंगे। लेकिन अगर मान लो परीक्षा में बाहर से आ गया, बाहर से पूछा गया कि दोनों में क्या अंतर है, तो जो हमारा करण कारक है और ये, तो फिर हम इसको कैसे पहचान पाएंगे कि कौन सा करण कारक है और कौन सा अपादान है। तो देखो, हमें जब हमने कर्म अपादान की बात करी है तो इसने कहा है वस्तु की पृथकता का बोध होता है या वस्तु में तुलना का बोध होता है। तो आपको वहाँ पर देखना है कि क्या वस्तु की पृथकता का बोध हो रहा है या नहीं। तो जैसे पहला वाक्य है कि गंगा हिमालय से निकलती है, तो जो क्रिया हुई है निकलने की, तो गंगा हिमालय से क्या हुई है, पृथक हुई है ना, अलग हुई है। तो हिमालय से क्या हुआ, पृथकता का बोध हुआ है, तो इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से सीमा दीपा से लंबी है, तो यहाँ पर सीमा और दीपा के बीच में क्या है, तुलना का बोध हो रहा है। तो जहाँ तुलना का बोध होगा तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अपादान। तो यहाँ हमें पता चलता है कि सीमा और दीपा की आपस में क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है। तो जब आपस में इनकी तुलना की जा रही है तो यहाँ तुलना का बोध है, तो ये अपादान है। अब तीसरा वाक्य है वह अभी स्कूल से नहीं लौटा है। तो आप यहाँ कहेंगे कि मैम यहाँ पे तो नहीं लगा है, तो वह अभी स्कूल से तो अलग नहीं हुआ है। तो जब स्कूल से अलग नहीं हुआ तो फिर ये हमारा कैसे हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि अलग होना और पास होना, अलग होना और पास होना, तो ये दोनों ही आपस में एक दूसरे से निहित होता है, जुड़ा होता है। जो पहले पास है तो ही तो अलग होगा, और जो अलग है तो वह पास भी हो सकता है। तो जिसमें पास और अलग दोनों का बोध होता है वहाँ पर ही हम अपादान रखते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि वह अभी स्कूल से नहीं लौटा है, लेकिन अगर स्कूल से लौट जाए तो अगर हम इस नहीं को छिपा दें तो क्या हो जाएगा, वह अभी स्कूल से लौटा है मतलब क्या हो गया, अभी अलग होके आया है। तो इसलिए इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। अब आगे दिया है वह सुबह से गणित पढ़ रहा है। तो भले ही यहाँ पर जो ये सुबह शब्द है ये हमारा समय का बोध करा रहा है, लेकिन ये समय में क्या दिखा रहा है, एक तुलना करा रहा है। सुबह से लेके अब तक का बोध करा रहा है हमें, तो एक तरह से तुलना दिखा रहा है। तो जहाँ वो तुलना दिखाता है वहीं पे हमारा क्या हो जाता है, अपादान हो जाता है। तो बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब इसी में यहाँ पर मान लो कि आपके सामने ये हो कि इनमें अंतर कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पर एक वाक्य लिख रही हूँ कि करण और अपादान में आपको अंतर कैसे करना है। करण और अपादान, करण और अपादान में अंतर। अब अंतर हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं दोनों का कारक चिन्ह क्या है, से है। तो हम दोनों में अंतर कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक वाक्य लिख रही हूँ, आप बताइएगा। वाक्य है वह स्कूटर से, वह स्कूटर से गिर गया। पहला वाक्य, वह स्कूटर से गिर गया। और दूसरा वाक्य, वह स्कूटर से, वह स्कूटर से स्कूल गया। वह स्कूटर से स्कूल गया। अब ये दो वाक्य हैं। अब आपको ये बताना है कि किस वाक्य में अपादान है और किस वाक्य में यहाँ पर करण है। ठीक है, नंबर में डाल देती हूँ। पहला, पहले में क्या है और दूसरे में क्या है। अब आप अपना दिमाग लगा के बताइए। यहाँ पे शब्द दिया है स्कूटर से और स्कूटर से। तो पहले स्कूटर से और दूसरे स्कूटर से, दोनों में क्या अंतर है, क्या दोनों करण हैं, ठीक है, या दोनों अपादान हैं, या एक करण है और एक अपादान है। तो कौन सा करण है और कौन सा अपादान है यह आपको बताना है। पहला करण है या दूसरा करण है, या पहला अपादान है और दूसरा अपादान है, या फिर। ठीक है, तो बताइए जल्दी से कैसे आप बताएंगे। तो देखो, आपको ध्यान देना है, कुछ नहीं करना, आपको दोनों में अंतर ये करना है कि जब हमने करण की बात करी थी तो करण ने हमें क्या दिखाया था, करण दिखाता है हमें साधन। ठीक है, क्या दिखाता है, साधन या माध्यम या कारण दिखाता है।
कि किस कारण से हो रहा है, ठीक है। और जो ये अपादान है ये हमें क्या दिखाता है, ये हमें तुलना दिखाता है। क्या दिखाता है? तुलना या अलग होना या पास होना, अलग पास का बोध कराता है, ठीक है। तो दोनों में ये अंतर है, तो यही आपको देखना है। क्या कह रहे हैं? दूसरे वाले में करण कारक है। तो ये देखो यहाँ पे आपको देखना है, अब ध्यान दीजिएगा कि वह स्कूटर से गिर गया। जब हम इसको बोल रहे हैं कि वह स्कूटर से गिर गया, तो गिर गया तो स्कूटर से क्या हो गया? अलग हो गया। तो जब स्कूटर से अलग हो गया तो अलग होने का बोध क्या कराता है? अपादान कराता है। तो ये क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपादान। और वह स्कूटर से स्कूल गया, तो स्कूल जाने का साधन बता रहा है। ये किसको दिखा रहा है? ये साधन को दिखा रहा है कि साधन क्या है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? ये करण हो जाएगा, ठीक है। तो यानी इसमें करण हो जाएगा, तो आसानी से आप पहचान सकते हैं। तो आपके पास ये एक तरीका है पहचानने का। दूसरा तरीका और मैं आपको देती हूँ यहाँ पर कि इसके अलावा और दूसरा तरीका भी है आपका पहचानने का, कि आप कैसे पहचान सकते हैं इसे। तो आप ऐसे पहचान सकते हैं कि जो से है, इस से के स्थान पर आप के द्वारा रख कर देखिए। क्या रख कर देखिए? के द्वारा। अगर वाक्य हमारा अटपटा नहीं होता और वाक्य हमारा भाव बिल्कुल सही बना होता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा करण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करण। जैसे वह स्कूटर के द्वारा स्कूल गया, तो वह स्कूटर के द्वारा स्कूल गया है, यानी स्कूटर साधन था, उसके द्वारा स्कूल गया है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया? तो इसका मतलब ये हमारा करण कारक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने लिया कि वह स्कूटर के द्वारा गिर गया, तो ये तो भाव अटपटा हो गया कि स्कूटर के द्वारा गिर गया थोड़ी ना होगा, अरे स्कूटर से गिर गया, अलग हो गया मतलब। तो जब भाव अटपटा हो गया तो इसका मतलब वो क्या हो गया? हमारा अपादान हो गया। अब आपने जितने भी वाक्य किए आप पहले देख सकते हैं। जैसे मान लो हमने क्या पढ़ा था? जब करण पढ़ा था, तो अब इनमें भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप लगाएं कि वह चाकू के द्वारा फल काटा। नहीं, दीपा ने चाकू के द्वारा फल काटा, तो ऐसे लिखा कि वह दीपा ने चाकू के द्वारा फल काटा। तो वाक्य बिल्कुल जस का तस है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब इसमें जो से है, अब इस से के स्थान पर भी आप अगर के द्वारा लगाकर देखें कि बच्चा मुख के द्वारा सांस ले रहा था, तो वाक्य जस का तस, इसमें कोई अंतर नहीं आया, मतलब ये हमारा सही है। इसका मतलब इसी तरह से इस से में कि उसे तुम्हारी मदद के द्वारा लाभ प्राप्त हुआ, तो वाक्य हमारा भाव बिल्कुल जस का तस रहा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि ये हमारा क्या है? करण कारक है। और जब हमने देखा अपादान, तो अपादान में अगर हम ये कहें कि गंगा हिमालय के द्वारा निकलती है, तो क्या हो गया? भाव गलत हो गया। तो इसका मतलब भाव गलत हो गया, तो ये हमारा अपादान ही है, ये करण नहीं है। अब इसी तरह से सीमा दीपा के द्वारा लंबी है, तो भाव भी बदल गया, तो इसका मतलब ये करण नहीं है। उसी तरह से वह अभी स्कूल के द्वारा नहीं लौटा है, भाव बदल गया, इसका मतलब ये करण नहीं है। वह सुबह के द्वारा गणित पढ़ रहा है, भाव बदल गया, इसका मतलब ये करण नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पे आपका अपादान और करण हो, अगर आपने एक भी पहचान लिया कि ये करण है या ये करण नहीं है, तो दूसरा आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो अब इसके बाद अगला आता है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक हमारा क्या होता है? तो इसको समझिए। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु या पदार्थ का दूसरे किसी व्यक्ति या वस्तु या पदार्थ से जब संबंध प्रकट होता है, तो उसे हम संबंध कारक कहते हैं, ठीक है। संबंध कारक का जो कारक चिन्ह है वो संबंध कारक चिन्ह कहलाता है, और इसका कारक चिन्ह का, की, के, ना, रा, री, रे या ना, नी, ने होता है, ठीक है। तो इसका कारक चिन्ह। अब हम वाक्य प्रयोग कर लेते हैं, उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक वाक्य लिया, वाक्य है रोहन के दादाजी, रोहन के दादाजी ने
मेरी किताब, रोहन के दादाजी ने मेरी किताब पढ़ी है। रोहन के दादाजी ने मेरी किताब पढ़ी है। ठीक है। दूसरा वाक्य हम लिखते हैं, जैसे हमने कहा सोनू की बहन बाजार गई है। सोनू की बहन बाजार गई है। तीसरा हम देखते हैं, जैसे हमने कहा सीमा का बेटा सीमा का बेटा कक्षा में सीमा का बेटा कक्षा में प्रथम आया है। प्रथम आया है। अब देखिए यहाँ पे दिया है रोहन के दादाजी ने मेरी किताब पढ़ी है। तो देखो ये संबंध कारक हमारा इतना सरल है कि इसमें हम कारक चिन्ह को अगर देखें का, की, के, तो ये कारक चिन्ह हमें जहाँ दिखेंगे वहीं हमारा संबंध कारक होगा। तो जैसे दिया है ये का, तो इस का से पहले ये सीमा, ये हमारा संबंध कारक हो गया। की, इससे पहले सोनू, तो ये हमारा संबंध कारक हो गया। ठीक है। के, ये हमारा के आया इससे पहले रोहन, तो ये हमारा संबंध कारक हो गया। तो संबंध कारक हमारा आराम से पता चल जाता है। अब उसी तरह से आपके दिमाग में रहेगा कि मैम ये रा, री, रे और नानी ने का क्या मतलब होता है। तो ध्यान देना, ये रा, री, रे, ये नानी ने किसके साथ रहते हैं, ये सर्वनाम के साथ होते हैं। जो सर्वनाम आपका होता है उसके साथ होते हैं, तो सर्वनाम में आते हैं। अब इसी में अगर हम देखें तो एक तो यहाँ पर हमारे जो हैं ये तीनों क्या हैं, संबंध कारक हैं। अब पहले वाले वाक्य में एक और संबंध कारक आया है हमारा, और वो क्या है, मेरी। तो ये जो यहाँ पर मेरी है ये भी क्या है, संबंध कारक है। ये भी किसको दिखा रहा है, संबंध को दिखा रहा है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे शब्द लिखा होता है हमारा मेरा, मेरी, मेरे, तो मेरा, मेरी और मेरे, तो ये है हमारा रा, री, रे। ठीक है। इसी तरह से शब्द आता है अपना, अपनी और अपने, तो इसमें ये आ गया ना, नी, ने। ठीक है। तो यही आता है। तो जहाँ पे भी वाक्य में रहेंगे तो ये हमारे संबंध कारक कहलाते हैं। और संबंध कारक बहुत ही सरल होता है, इसलिए ये आपकी परीक्षाओं में न के बराबर पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत सरल है, इसमें कोई कंफ्यूजन बच्चों को दिया नहीं जा सकता। तो इसलिए परीक्षा इससे कम ही, परीक्षक जो हैं कम ही प्रश्न करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा 7वां, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, अधिकरण कारक फिर उसी तरह से महत्वपूर्ण हो जाता है। वाक्य में क्रिया का आधार, आश्रय या समय जिस पद से व्यक्त होता है, तो क्रिया का आधार, आश्रय या समय, तो आधार, आश्रय का मतलब हो जाएगा यहाँ पर स्थान से। ठीक है। इसका मतलब किससे हो जाएगा, स्थान से। तो जहाँ पर क्रिया का आधार, उसका स्थान और उसके समय का बोध होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है। इसके साथ आने वाला चिन्ह जो है वो अधिकरण कारक चिन्ह कहलाता है, और इसका कारक चिन्ह में और पर होता है। तो हमेशा और ध्यान रखिएगा कि इस में का प्रयोग जो है वो कहाँ होता है, जब कोई चीज़ तीन ओर से घिरी हुई हो, तीन ओर से कम घिरी हुई होती है, तो वहाँ में का प्रयोग करते हैं। और जहाँ पर का प्रयोग होता है तो वो चीज़ कम से कम तीन ओर से खुली हुई हो, तो वहाँ हम पर का प्रयोग करते हैं। जैसे घर में, तो घर चारों तरफ से बंद है तो घर में आ जाएगा, लेकिन हम कहते हैं छत पर, तो छत खुली हुई है चारों तरफ से, तो इसलिए छत पर। हम बोलते हैं कार में, तो कार बंद होती है चारों तरफ से, लेकिन हम कहते हैं साइकिल पर, तो साइकिल खुली हुई होती है, तो इसलिए पर। ठीक है। तो दोनों का मतलब ये होता है। अब यहाँ पे हम कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे उदाहरण हमने लिया, हमने कहा कि वह घर में ही है, वह घर में ही है। ठीक है। दूसरा
बंदर पेड़ पर बैठा है। बंदर पेड़ पर बैठा है। ठीक है, एक और वाक्य लिखेंगे, जैसे हमने कहा गाड़ी 5 मिनट में आने वाली है। 5 मिनट में आने वाली है। गाड़ी 5 मिनट में आने वाली है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि घर में ये स्थान को बता रहा है, घर में आ गया। पेड़ पर ये हमारा आ गया, अपादान हमारे अधिकरण को बता रहा है, किसको, स्थान को बताया है। अब गाड़ी 5 मिनट में आने वाली है, में से पहले 5 मिनट, ये किसको बता रहा है, ये समय का बोध करा रहा है। तो समय स्थान को बताने वाला, ये दोनों क्या है, ये स्थान को बता रहे हैं। ठीक है, तो इनका बोध कराने वाला ही हमारा क्या कहलाता है, अधिकरण कहलाता है। तो आप इस तरह से पहचान कर सकते हैं, जहाँ पर में और पर आ गया तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा अधिकरण हो जाता है। ठीक है, चलो अब इसी तरह से अब अगला आता है हमारा अंतिम है, जो अंतिम हमारा आता है संबोधन कारक। संबोधन कारक भी आपकी परीक्षाओं में न के बराबर पूछा जाता है। संबोधन कारक में क्या होता है, देखिए, संज्ञा के जिस पद से किसी को पुकारने, बुलाने या सावधान करने का बोध होता है, उसी को हम संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, इसके साथ आने वाला कारक चिन्ह क्या होता है, संबोधन कारक चिन्ह होता है, तथा इसका कारक चिन्ह है, अरे, अजी, सुनो, अजी, ऐसा होता है आदि। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज और समझनी है, जो पॉइंट दिया है कि संबोधन कारक का प्रयोग वाक्य में सबसे पहले होता है तथा इसका कारक चिन्ह उसके पहले आता है। अब ये क्या कह रहा है कि अगर किसी वाक्य में जब ये प्रयोग होगा तो किसी भी वाक्य में ये सबसे पहले ही मिलेगा। ठीक है, कभी बीच में नहीं मिलेगा, ये सबसे पहले मिलेगा। और इसका जो कारक चिन्ह होता है वो अपने कारक से पहले आता है। कैसे, तो पहले उदाहरण लिख लो तो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो हमने कहा कि हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु हम पर दया करो। हे प्रभु हम पर दया करो। हे प्रभु हम पर दया करो। ठीक है, दूसरा वाक्य जैसे हम लिखते हैं, हमने कहा अरे बच्चों, अरे बच्चों, अरे बच्चों शांति से, अरे बच्चों शांति से बैठ जाओ। शांति से बैठ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर अब इस वाक्य में हम देखेंगे तो इस वाक्य में हमारा संबोधन कारक जो है वो पहले है। ठीक है, ये जो प्रभु है ये हमारा क्या है, कारक है, संबोधन कारक। ठीक है, ये कारक है और ये कारक चिन्ह जो है हे दिया है, ये कारक चिन्ह है, संबोधन कारक चिन्ह है। ठीक है, तो ये पहले होता है, एक तो वाक्य में पहले होता है और इसका चिन्ह भी पहले होता है। ऐसे ही बच्चों ये कारक है और इसका चिन्ह अरे ये पहले है, ये कारक चिन्ह है। तो इसमें दोनों चीज़ें अलग हो जाती हैं, यही चीज़ आपको समझनी है। तो यहाँ पे आपका जो है कारक वो समाप्त हो जाता है। अब कारक समाप्त हो जाता है, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है जो आपको ध्यान रखनी है परीक्षा के लिए, जो आपको ध्यान रखना है। जब आपसे पूछा जाएगा कि पॉइंट आए आपके सामने कर्ता, चलो देखो मैं इसमें आपकी शॉर्ट ट्रिक जो है उससे ही बनाती हूँ, जहाँ आपने शुरुआत में देखा, जहाँ यहाँ पे ही आपको शॉर्ट ट्रिक में समझा देती हूँ। तो देखो जब ऐसे हमारे सामने आ गया, मान लो कि वाक्य दिया है हमारा कर्ता। ठीक है, तो जब आपके सामने कर्ता आ गया तो कर्ता से आप समझो कि वाक्य में काम करने वाला, काम करने वाला जो होगा वाक्य में वो क्या कहलाएगा, वो कर्ता कहलाएगा। ठीक है, और जो कर्म है तो कर्म के लिए क्या होता है, क्रिया का प्रभाव जिस पर हो, क्रिया का प्रभाव, या हम कहें क्रिया से प्रभावित। ठीक है, जो क्रिया से
प्रभावित हो। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हम कर्म को ज़्यादा सरल समझने के लिए कर सकते हैं कि क्या और किसको से, सबसे ज़्यादा अच्छा है क्या और किसको से प्रश्न करें, जो उत्तर मिलेगा वो कर्म हो जाएगा। ठीक है। कारण को समझने का मतलब है कि ये क्या है, हमारा कारण को बताएगा, साधन को बताएगा या माध्यम को बताएगा। ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि इसके साथ मैंने आपको ट्रिक दे दी कि के द्वारा आप शब्द रख कर देख लो, जो होगा वो कारण हो जाएगा। संप्रदान जो है ये किसको दिखाता है, उद्देश्य को दिखाता है। ये वाक्य में क्या दिखाता है, उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य को दिखाएगा जो वाक्य का है। अपादान जो है वो क्या है, वो अलग होना, अलग और तुलना। ठीक है, अलग और तुलना। और इस अलग में क्या है, इस अलग में पास भी जुड़ा हुआ है। ठीक है। उसके बाद आता है संबंध। तो संबंध में आपको सीधा ये ध्यान रखना है कि कुछ नहीं, संबंध में देखना है का, की, के। ठीक है, का, की, के जो आपके लिखा हुआ है, बस आपका ये होता है। उसके बाद अधिकरण है जो किसको दिखाता है, स्थान को दिखाता है। ठीक है, समय का बोध कराता है, समय का बोध कराता है, और आधार को दिखाता है, बेस। ठीक है, बस ये आ जाएगा। और उसके बाद संबोधन। संबोधन आपको पता चल गया, हे, अरे, अजी, इतना आपका आ जाता है। तो ये आपके शॉर्ट ट्रिक है कि यानी जो आपका कारक है वो आता है, हमें पता चलता है कि जो करता है वो वाक्य में काम करने वाला कर्ता कारक कहलाएगा। वाक्य के अंदर जो कर्म है, क्या और किसको से हम प्रश्न करेंगे तो जो हमें उत्तर प्राप्त होगा वही हमारा कर्म हमें मिल जाएगा। करण की हम बात करेंगे तो जहाँ पर भी से लगा होगा उसमें हम के द्वारा लगाकर देख लेंगे, वाक्य का भाव बिल्कुल सही रहता है तो वो हमारा करण हो जाएगा, यानी जो साधन को दिखा रहा है, माध्यम को दिखा रहा है। और संप्रदान में जो उद्देश्य बताता है कि क्रिया किस उद्देश्य के लिए हो रही है, वो हमारा क्या हो जाता है, संप्रदान। और उसके बाद अपादान जो अलग होना, पास होने का बोध कराता है और तुलना का बोध कराता है। ठीक है, तो वो हमारा अपादान कहलाता है। संबंध में का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने जहाँ पर दिखेगा वो संबंध होगा। संबंध बहुत सरल है हमारा। ठीक है। अधिकरण किसको दिखाता है, अधिकरण स्थान का बोध कराएगा, समय का बोध कराएगा, आधार का बोध कराएगा, वह अधिकरण हो जाता है। और संबोधन किसी को पुकारने के लिए किया जाने वाला शब्द है हमारा, तो ये संबोधन हो जाता है। तो इतना सा हमारा कारक है। तो अब ये हमने समझ लिया। अब आप कहेंगे कि मैम इसमें हमारे प्रश्न कैसे आएंगे हमारी परीक्षा में, तो फिर मैं आपको यही चीज़ बता रही हूँ कि प्रश्न हमें उस दिन समझ में आएगा जब हम वाक्य करेंगे, वाक्य शुद्धिकरण वहीं से आएंगे। क्योंकि ये मैं इसे आपको इसलिए पहले पढ़ा रही हूँ कि अगर मैं पहले वाक्य शुद्धिकरण लेती तो उसमें फिर कारक चिन्ह आता, तो फिर आप कहते मैम कारक चिन्ह क्या होता है। अब उसको बीच में रोक के अगर कारक चिन्ह पढ़ाती तो फिर डिस्टर्ब होता है, तो इसलिए मैं पहले ही आपको पढ़ा के चल रही हूँ सारी चीज़ों को। तो जब हम पहले पढ़ लेंगे तो फिर हम अपने प्रश्नों की तैयारी के लिए, मतलब प्रश्न करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो, तो आज हम यहाँ पे इतना ही करते हैं। ये कारक चिन्ह आपका समाप्त हो गया है। कल की क्लास में हम करेंगे सर्वनाम। सर्वनाम भी हमारी परीक्षा में आता है क्योंकि सर्वनाम से संबंधित प्रश्न आए हैं हमारी परीक्षा में, वाक्य शुद्धिकरण में भी होता है। तो क्या होता है सर्वनाम, कितने प्रकार का होता है, उसकी पहचान कैसे करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम कल की क्लास में करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं कल की क्लास में।